हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, आज हम बीएससी फिफ्थ सेम के लिए वीडियो बना रहे हैं और इससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ लिया है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अजम्पशन हमने पढ़ी है। इसके बाद हमने स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा है। उसके बाद हमने सीएफएससी वैल्यू निकालने सीखी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। और देखिए, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा था कि जो डी ऑर्बिट होता है वो दो प्रकार से स्प्लिट हो जाता है, जिसमें से जो 5D जनरेट ऑर्बिटल होते हैं उसके दो ग्रुप सेपरेट हो जाते हैं और एक की जो एनर्जी डिक्रीज होती है और एक की एनर्जी इंक्रीज होती है। जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है उसको हम स्टेबलाइजेशन आ रही है। देखिए, जब भी एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या होता है कि एनर्जी डिक्रीज हुई है तो एनर्जी लेवल नीचे की तरफ आएंगे, और जब सबसे नीचा जो एनर्जी लेवल होता है वो स्टेबिलिटी हाई होती है, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे ही मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। और जिसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है वो क्या है? अनस्टेबल हुआ है। मतलब कि पहले यहां पर थे, उसके बाद ऐसे दो ग्रुप हमने बनाए थे कि कुछ ऑर्बिटल ऐसे थे जिनकी एनर्जी डिक्रीज हुई थी, कुछ ऑर्बिटल ऐसे थे जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई थी। अब जिसकी डिक्रीज हुई है वो तो क्या है? स्टेबलाइज हुआ है। वो क्या है? किसी एनर्जी से स्टेबलाइज हुआ है। और जिसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है वो क्या है? डीस्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, सेम एचडी रहेगा जैसे ऑक्टाहेड्रल की केस में हमने किया था, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिट है जिनकी एनर्जी इंक्रीज होती है और कौन से वो ऑर्बिट है जिनकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास ऐसे 5D जनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जैसे ही लिगेंड उसको अप्रोच करते हैं तो ये होती है स्टेट फर्स्ट। एक सेकेंड स्टेट आती है जो क्या है? एक एक्साइटेड स्टेट है, यानी जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल मोड में एक मेटल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है ऐसे। ठीक है, तो ये मेटल है, यहाँ पर ये मेटल आयन था अकेला। यहाँ पर जब लिगेंड अप्रोच करने लगेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और जब वो बॉन्डिंग करेंगे मेटल के साथ तो ये क्या है? दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाता है। एक है ये, कुछ एनर्जी इंक्रीज होगी और कुछ एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। जो ये एनर्जी, इसको हम बैरी सेंटर बोल देते हैं। इसका नाम क्या है? बैरी सेंटर। ठीक है, अब देखिए, जो एनर्जी डिक्रीज हुई है ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या था? तीन ऑर्बिटल ऐसे थे, डी ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी डिक्रीज हुई थी और दो की एनर्जी क्या हुई थी? इंक्रीज। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑर्बिट ऐसे हैं जो स्टेबलाइज हुए हैं। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे जिनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो वो कौन कौन से हैं? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। और हमारे पास तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी, डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है? इंक्रीज हुई है, जिसको हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अच्छा, एक चीज समझिए। अच्छा, जो इसके बीच का गैप है, लास्ट टाइम हमने इस गैप को डेल नोट से या डेल ओ से रिप्रेजेंट किया था क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल के लिए था। अब इसको हम डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल टी से, क्योंकि टेट्राहेड्रल का केस है। ठीक है, अच्छा, एक चीज हम पढ़ के आए हैं कि जो ये दो ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसकी एनर्जी कितनी डिक्रीज या कितनी इंक्रीज होती है? अगर देखें डिक्रीज हुई है तो -0.6 डेल, इसको हम -6 डेल नोट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है इसको जो इंक्रीज हुई है ये कितनी है? +0.4 डेल। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसको डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है कि डेल टी के बराबर है, क्योंकि पूरा का पूरा कितना है? अब इसको हम डेल टी को 10 डी क्यू भी लिख सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने डेल टी को 10
डी क्यू लिख सकते हैं, इसको 4 डी क्यू और इसका मतलब 6 डी क्यू। तो जब इसको ऐड करेंगे 6 और 4 10 डी क्यू, यानी जो पूरा डेल वैल्यू है, डेल टी, जिसको हम सीएफएसई या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोल रहे हैं, वो कितनी है, एनर्जी गैप कितने का है, 10 डी क्यू का एनर्जी गैप है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग नोटिस करिए कि इसके अंदर यहां पर मैंने E लिखा है और यहां पर T2 लिखा है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में हम लोग इसको T2G और EG लिखते थे। ठीक है, ये हमारा स्प्लिटिंग का पूरा फिगर है, इसको ध्यान रखिए अच्छे से। देखिए वहां पर हमने क्या है, इसकी एनर्जी डिक्रीज की थी और इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज की थी ऑक्टाहेड्रल के केस में, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में थोड़ा अपोजिट है। इसमें जो दो ऑर्बिटल जिनकी इंक्रीज हुई थी ऑक्टाहेड्रल में, इसकी डिक्रीज होगी और इनकी इंक्रीज होगी। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है ना, कि ऐसा उल्टा जो हुआ है कि कोई दो ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हुई है और तीन की इंक्रीज हुई है, इसका रीजन क्या है वो भी हम जानेंगे। वहां भी हमने जाना था, वहां का रीजन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने वहां पे रीजन बताया है आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, जो 5th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है, आपको एक बीएससी 5th सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं, या आपको ऊपर भी सजेशन में वीडियो नजर आ जाएगा। इसके बाद है, देखिए दो चीजें अभी हमारी इसमें रहती हैं कि एक तो जो हमने T2G लिखा था लास्ट टाइम, उसको हमने यहां पे T2 से रिप्रेजेंट किया है, और जो EG लिखा था लास्ट टाइम, जो EG एनर्जी लेवल्स थे, उसको हमने यहां पर ओनली E से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देखिए जो G इज द सिंबल G इज ओनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर कैसे होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। वहां पर तो हम G लगाते हैं जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है वहां पर हम ये G नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए कई बच्चे पूछ रहे होंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या चीज है। देखिए जब हमने पढ़ा था कि एक मेटल है, मेटल के इस साइड भी लीजेंड था, यहां पर भी लीजेंड था, यहां भी लीजेंड, यहां भी। तो देखिए अब ये सेंटर है, इससे अगर मैं इस साइड जाता हूं तब भी लीजेंड आएगा और इसके अपोजिट जाऊंगा तब भी लीजेंड, यानी दोनों साइड क्या है, ऐसा ही है। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ हम G लगाते हैं। ठीक है, उन एनर्जी लेवल्स के साथ हम क्या लगाएंगे, G लगाएंगे। ठीक है, ये G क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए लगा हुआ है। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, टेट्राहेड्रल हमने देखा है कि कुछ इस तरह का शेप होता है। अब देखिए क्या, ये सेंटर है, इसके इस साइड अगर लिगेंड लगा हुआ है तो क्या इसके अपोजिट साइड भी लिगेंड है, नहीं। अब इस साइड इसके लिगेंड लगा हुआ, क्या इसके अपोजिट साइड भी लिगेंड है, नहीं। तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसलिए हम यहां पर G नहीं लगाते हैं, ये सबसे पहली बात है। ठीक है, इसको T2 और EG से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो E ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है और जो T2 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज क्यों हुई है। ये डिस्टेबलाइज हुए हैं और ये स्टेबलाइज हुए हैं। जिसकी एनर्जी डिक्रीज होगी वो स्टेबलाइज होंगे और जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है वो क्या है, डिस्टेबलाइज हुए हैं। ऐसा क्यों है, देखिए लास्ट टाइम हमने ऑक्टाहेड्रल में भी पढ़ा था कि इनकी एनर्जी डिक्रीज क्यों हुई है और इंक्रीज क्यों हुई है। देखिए यहां भी सेम रीजन है। अब जब हम इसका फिगर देखते हैं, जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का 3D स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको ऊपर भी नजर आ जाएगा। 3D स्ट्रक्चर देखिए, जो 3D स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का है। जैसे हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के जो है 8 कोने आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए। ठीक है, अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास यहां बिल्कुल सेंटर में क्या है, मेटल है, बिल्कुल सेंटर में क्या है, मेटल है, तो मेरे पास जो लिगेंड प्रेजेंट होंगे, आप देखिए टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। तो जो मेरे पास लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो कहां पर प्रेजेंट होंगे,
अपोजिट कॉर्नर पे, जो भी क्यूब है उसके 4 कॉर्नर पे होंगे, लेकिन 4 के 4 अपोजिट कॉर्नर, देखिए इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, एक जो है वो ऑन द व्यूअर साइड होंगे, ठीक है, एक बैक साइड का जो पोर्शन है उसके 2 कॉर्नर पे होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेटल है, ये बिल्कुल सेंटर में है, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में है। तो देखिए, एक तो यहां पे लिगेंड लगा हुआ है और एक यहां पे लगा हुआ है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे मानता हूं तो ये 3 लिगेंड इस प्रकार से लगे हुए हैं, यानी कुछ इस प्रकार का शेप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का शेप है। अगर इसको मैं सीधा करता हूं तो वही शेप जो हम टेट्राहेड्रल का शेप बनाते हैं, तो वो इसका 3D इमेज यहां पे दिखाया गया है, ठीक है जी। अब देखिए, जो क्यूब होता है, अगर मैं इसके एक्सिस देखूं तो हमारे पास 3 एक्सिस इस प्रकार से हैं कि जो इसके बिल्कुल सेंटर में से होके जा रहा है। ये देखिए, एक एक्सिस ऐसे गया हुआ है, बिल्कुल सेंटर में से है जहां पे मेटल रखा हुआ है, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं। एक एक्सिस हमारे पास एक ऐसे है ऊपर से, इसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल, इसको मैं जेड एक्सिस बोल रहा हूं, ठीक है। और एक जो है मेरी तरफ आ रहा है ऐसे बिल्कुल सीधा सामने, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये इसको मैं मान लेता हूं कि ये सीधा ऐसे मेरी तरफ, देखो 3D में आपको अच्छे से नजर आता है, लेकिन अभी प्लेन पे मैं इसको नहीं समझा पा रहा हूं। एक ये ऐसे है सीधा, ये ऑन व्यूअर साइड है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो है कोई भी लिगेंड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा था कि जो सारे के सारे लिगेंड थे वो किसके ऊपर प्रेजेंट थे, ऑन द एक्सिस। जहां जहां से एक्सिस जाती थी, मान लो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इन सभी एक्सिस के ऊपर जो है लिगेंड प्रेजेंट थे। लेकिन आप यहां पे देखिए, यहां पर कोई भी लिगेंड जो है वो ऑन द एक्सिस नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो ऑर्बिट ऑन द एक्सिस होंगे, मान लो कोई एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है या जेड एक्सिस के ऊपर है, तो उनके साथ तो लिगेंड अप्रोच नहीं करेंगे, उस साइड तो अप्रोच नहीं कर रहे हैं। लिगेंड कहां पर है, बिटवीन द एक्सिस। लिगेंड कहां पर है, बिटवीन द एक्सिस। तो जो ऑन द लोब्स, ऑन द एक्सिस जो लोब्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होगा जितना किसके साथ होगा, जो लोब्स बिटवीन द एक्सिस है। जो लोब कहां पर है, बिटवीन द एक्सिस। अब देखिए, बिटवीन द एक्सिस कौन से होते हैं और ऑन द एक्सिस कौन कौन से लोब्स होते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, ठीक है। लास्ट की जो भी 2 से 3 वीडियो है इस चैप्टर की, उनको आप जरूर से जरूर देखिए। अगर उनको आप अच्छे से समझोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्यों एनर्जी इंक्रीज हो रही है और क्यों डिक्रीज हो रही है। अब आपने स्ट्रक्चर देख लिया है, आपने देखा कि जो बिटवीन द एक्सिस लोब्स होते हैं वो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं लिगेंड के साथ, और जो ऑन द एक्सिस लोब्स हैं वो क्या है, बिल्कुल कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंटरेक्ट करेंगे, मान लो ये लोब्स हैं जो बिटवीन द एक्सिस हैं, ठीक है, अगर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहीं पे लिगेंड प्रेजेंट है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, इस वजह से यहां पर क्या है, जो हमने 2 सेट देखे, एक तो सेट क्या देखा कि हमारे पास एक सेट ये है जो ई से हमने रिप्रेजेंट किया है, और एक सेट ये है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, T2 से। तो देखिए, इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है क्योंकि ये सभी के सभी कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों के दोनों कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऑन द एक्सिस। तो ये तो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और जो इंटरेक्ट करेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये यहां पर रीजन है इंक्रीज और डिक्रीज होने का, कि क्यों ऑर्बिटल स्टेबलाइज हुआ है और क्यों जो T2 ऑर्बिटल है वो डिस्टेबलाइज हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, नेक्स्ट हमारा काम आता है CFSC वैल्यू निकालना। अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या अभी हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में अभी हमने सीखा है, अब हम निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए, CFSC कैसे निकालते हैं।
हमने ऑक्टाहेड्रल में भी सीखा था, ठीक है, और यहां पर भी सीखेंगे। देखिए ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास जो है वो दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते थे। एक हमारे पास लो स्पिन होता था, एक क्या होता था, हाई स्पिन, ठीक है। देखिए जो लो स्पिन होता था इसमें पेयरिंग होती थी, ये सभी चीजें हम पढ़ के आए हैं। इसमें नो पेयरिंग, ठीक है, इसमें पेयरिंग नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि इसका जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा था, ठीक है, और डेल नॉट की वैल्यू कम थी। लेकिन यहां पर डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा होती थी और पेयरिंग एनर्जी कम थी, तो इसकी वजह से यहाँ पेयरिंग होती थी, यहां पर पेयरिंग नहीं होती थी। क्या टेट्राहेड्रल में भी ऐसा होगा? जी नहीं। देखिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और यहां पर पेयरिंग नहीं होती है, यहां पर पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो टेट्राहेड्रल सिर्फ ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अभी देखिए हाई स्पिन के लिए हम यहां पर जो है CFSE वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा D1 के केस में है, D0 के केस में तो 0 ही होगा। अब जैसे D1 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल तो नीचे होते हैं और 3 ऑर्बिटल क्या है, ये T2 ऑर्बिटल है और ये क्या है, E ऑर्बिटल है। तो देखिए अब D1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ठीक है, जो इसकी एनर्जी होती है, ये बेरी सेंटर है, इसकी एनर्जी जो है वो -0.6 डेल टी से डिक्रीज हुई है, और ये इसकी जो ये 3 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी जो है वो 0.4 डेल टी से इंक्रीज हुई है। ये हमेशा याद रखिए कि जो Eg ऑर्बिटल होते हैं या E ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा 0.6 जो वैल्यू है 0.6 एक फिक्स रेशियो है 0.6, इसी वैल्यू से क्या है डिक्रीज होगी और इसी से इंक्रीज होगी। और जो T2G या T2 ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा 0.4 से डिक्रीज होगी और 0.4 से ही इंक्रीज होगी, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब हम इसकी CFSE वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई -0.6 डेल टी प्लस 0 मल्टीप्लाई 0.4 डेल टी। तो देखिए दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -0.6 डेल टी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसके बाद है अब हमारे पास जो है ये D1 का केस था, ठीक है। इसके बाद D2 के केस में देखिए क्या होगा, D2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी -1.2 डेल टी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया कि इसमें पेयरिंग नहीं होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली हाई स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं, ओनली हाई स्पिन, ठीक है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो यहां पर जो है पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए डेल टी, ठीक है, तो -1.2 डेल टी हमारे पास वैल्यू आ गई अगर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, T2 ऑर्बिट में, ठीक है। तो T2 ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो किस में है, 0. इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो डिक्रीज हुई है और 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी वैल्यू से इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी सोल्व करने के बाद, 6 2 12 और 4 1 4, तो माइनस का 0.8 डेल टी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी D3 की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास D4 की वैल्यू पूछ ली जाती है, CFSE वैल्यू फॉर D4, अगर हमें कोई ऐसा एग्जांपल दिया जाता है जिसमें D4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो उसके केस में कितनी होगी, देखिए अब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कहां पे फिलअप हो जाएगा, T2 ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.4 डेल टी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है D5 के लिए। तो D5 के लिए हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कहां पे आएगा, T2G ऑर्बिट में आ जाएगा। तो CFSE वैल्यू क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन तो देखिए G ऑर्बिट में है और हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो
T2 ऑर्बिट में है जिसकी एनर्जी 0.4 से इंक्रीज हुई है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखिए 6 2 जा 12 तो -1.2 डेल टी है, और 4 3 जा 12 तो 1.2 डेल टी है। तो देखिए दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई है, 0। तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना है, ठीक है। D5 तक हमने सीख लिया है। अब देखिए D6, D7 और D9 का भी हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास है D6, तो D6 के केस में भी क्या होगा, जैसे 2 ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हुई है और 3 की इंक्रीज, इसको T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो मेरे पास देखिए 3 जो CFSC वैल्यू है वो किस तरह से निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी कितने से डिक्रीज हुई है, -0.6 डेल नोट से, प्लस 3 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी किससे इंक्रीज हुई है, +0.4 डेल टी से। तो देखिए 6 3 जा 18 तो -1.8 डेल टी और प्लस 1.2 डेल टी, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया है, माइनस का 0.6 डेल टी आ गया है, यानी D6 के केस में कितना होगा, -0.6 डेल टी, ठीक है। अब D7 का केस हम देख लेते हैं। D7 में सिर्फ क्या चेंज होगा, अब जो एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा वो कहां पे आएगा, Eg में फिलअप होगा, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल है, अगर इसमें आया तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 3 का 3 रहेगा, तो यहाँ 4 6 जा 24 यानी 2.4 डेल टी आ जाएगा। तो मेरे पास जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो -1.2 आ जाएगी, -1.2 डेल टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है D8 का केस। तो D8 के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24, तो यहाँ पर 16 आया है तो 1.6 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर -0.8 डेल टी आ जाएगा, ठीक है। अब आता है D9 का केस। तो D9 के केस में क्या होगा, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आई है वैल्यू, 2.0। तो देखिए 2.4 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 डेल टी, ठीक है। इस प्रकार हमने वैल्यू निकालनी है CFSC, ठीक है। अब लास्ट केस बचा है D10। तो D10 में हमें दिख रहा है कि D10 में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 4 जा 24 आ गया है डेल टी, और ये भी क्या है 24 है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आई है, 0.0 डेल टी। तो वैल्यू कितनी आ गई है, 0.0 डेल टी, यानी 0 वैल्यू आ गई है CFSC की, ठीक है। हमने देखा कि D0 D5 और D10 के अंदर वैल्यू कितनी होती है, 0। तो तीनों के केस में वैल्यू कितनी होगी CFSC की, 0 वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप देखिए, ये आज हमने क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी निकाला सीखा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। आज हमने 2 टॉपिक किए हैं, एक तो हमने इसकी स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक आज रहा है वो रहा है कि CFSC एनर्जी कैसे निकालते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। देखिए दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने आपको सभी कॉन्फ़िगरेशन की जो है वो CFSC वैल्यू निकाल के दिखाई है, ठीक है। अब जो आपके पास जो है वो क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से पूछा जाएगा। आपको कोई भी टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, फिर आपको क्या है उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती है, और कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आपको उसकी CFSC वैल्यू निकालनी होती है कि इसकी CFSC वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो वो आपने निकालनी होती है, ठीक है। अच्छा
इस तरह का एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं आज, ठीक है। जैसे मेरे पास एग्जांपल दिया गया है कि आप जो है CFSC वैल्यू निकालिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है। आप देखते हैं कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले हमने देखना होता है कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या ओक्टाहेड्रल है। देखिए मैं आपको दो एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे सबसे पहला है एग्जांपल है मेरे पास क्रोमियम, ये इथाइलिन डायमीन होता है जिसको हम EN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड है तो 3 2 6, तो जो है 6 साइड ऑक्यूपाई करेगा, तो इसका मतलब कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होगा या टेट्राहेड्रल होगा, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। अब सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने आपकी बुक से ही एग्जांपल है, ठीक है। FeCl4 नेगेटिव है, ठीक है। और देखिए ये कैसा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अब मेरे को पूछा गया है कि इसका CFSC वैल्यू बताइए। अब CFSC वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। देखिए ये जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इन जो है इथाइलिन डायमीन जिसको हम EN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो हमारे पास क्रोमियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +3। जो क्रोमियम है, जो मेटल आयन है, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी रहेगी, यही रहेगी, क्योंकि इसका X वैल्यू मान के चलेंगे, ये 0 है और +3 है, तो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा, +3 आएगा, ठीक है। अब +3 आने के बाद जो इसका कॉन्फ़िगरेशन बचता है, वैसे तो देखिए इसमें 3D में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन थे D में और 2 S में थे, तो हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। अगर मैं क्रोमियम 0 की बात करता हूं, मतलब जब कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 3D में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में 2, लेकिन जब 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं। सबसे पहले किसमें से निकलते हैं, 4s में से, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d3, ठीक है। यानी कि जो D में है वो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है। इससे नोबल गैसेज भी होता है, ठीक है, नोबल गैसेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास मेनली हम D के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग कैसे होती है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखा रखा है कि स्प्लिटिंग इसमें T2G ऑर्बिटल नीचे होता है और EG ऑर्बिटल जो है वो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, वो डिस्टेबलाइज होता है, ठीक है। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन कहां पे फिलअप होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर फिलअप हो जाएंगे। अब लो स्पिन हाई स्पिन का कंसेप्ट भी आता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमें यह भी चेक करना होता है कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। उसके लिए हम फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो इन होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो इथाइलिन डायमीन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग होती है। लेकिन पेयरिंग तो तब होगी ना अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। पेयरिंग का कंसेप्ट कहां पे यूज होता है, जब D4, D5, D6 या D7 कॉन्फ़िगरेशन होती है, अन्यथा किसी में पेयरिंग पूरिंग का कंसेप्ट आपने नहीं देखना है, बस इन 4 कॉन्फ़िगरेशन का आपने जो है ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, T2G में, और इसकी एनर्जी किससे डिक्रीज होती है, -0.4 डेल नोट से, और यहाँ पर क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी किससे इंक्रीज हुई है, +0.6 से। तो देखिए 4 3 जा 12, तो -1.2 डेल नोट, ये वैल्यू आपकी CFSC वैल्यू की आ जाएगी। ये आपकी CFSC वैल्यू है, ये आपकी CFSC की वैल्यू है, ठीक है, -1.2 डेल नोट। तो इस प्रकार आपने किसके केस में निकालना है, ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब आता है टेट्राहेड्रल का केस। टेट्राहेड्रल में क्या करना है, देखिए टेट्राहेड्रल में पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। जब देखिए मैं इसके ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, देखिए मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता देता हूं। जो मेटल होता है उसको हम X मान के चलते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, 4 क्लोरीन है तो कितना होगा,
-4 होगा, इज इक्वल टू जो चार्ज होता है, चार्ज कितना है -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा, -1 + 4, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है +3। तो इसका मतलब इस पे जो मेटल होगा उस पे कितना चार्ज आएगा, Fe पे +3 चार्ज है, कितना चार्ज है +3, तो Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, देखिए जब कोई चार्ज नहीं होता है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। अब इसमें से ये और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया है, तो मेरे पास क्या आएगी 3d5 आ जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3d5। तो देखिए कैसा कॉम्प्लेक्स है वो देखते हैं। सबसे पहले टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, तो देखिए देखने से पता लग रहा है कि ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है उसको हमने ध्यान रखना है कि स्प्लिटिंग कैसे होती है। स्प्लिटिंग में क्या है, इस तरह से हमारे पास ये एनर्जी है जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये स्प्लिटिंग है, तो 1 2 और इसमें पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे, ये E होता है और यहाँ पर ये T2 ऑर्बिटल होता है। तो देखिए इसकी जब हम एनर्जी निकालेंगे, अभी अभी हमने देखा कि D5 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 2 मल्टीप्लाई -0.6 डेल्टी प्लस 3 मल्टीप्लाई प्लस 0.4 डेल्टी। तो देखिए 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो दोनों के दोनों, एक माइनस का आएगा एक प्लस का, तो वैल्यू कितनी आएगी 0.0 डेल्टी, डेल्टी से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो 0.0 डेल्टी वैल्यू आती है। तो देखिए इस तरह से हमें CFF की वैल्यू निकालनी पूछी जाती है। और देखिए ये सिर्फ बीएससी 5th सेम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद जब आप एमएससी का एंट्रेंस देने जाते हो या हायर क्लासेज एमएससी केमिस्ट्री करते हो, तो वहां पर भी CFSC वैल्यू निकालना आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एंट्रेंस में श्योर है हर बार इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको CFSC वैल्यू निकालनी है। तो वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स से कंफ्यूज किया जाता है, आपको देखना होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन है, हाई स्पिन है, वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। बाकी एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिए गए हैं उन सभी को ट्राई करिए, मैंने आपको मेथड बता दिया है क्वेश्चन को सोल्व करने का कि आपने क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, कैसे उनकी CFSC वैल्यू निकालनी है। तो आज आपके लिए यही कार्य है कि जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी की CFSC वैल्यू निकाल के देखिए, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनमें CFSC वैल्यू निकालनी है, तो उन सभी को आप ट्राई करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।